वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के अंदर सिंडिकेट पर जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार सिंडिकेट पर शिकंजा कस लिया जाएगा। जिनका कल तक अपने अपने इलाकों में खौफ रहता था, जिनके अपने खुद के साम्राज्य चलते थे, वो भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ खुद सामने सरेंडर कर रहे हैं और कुछ अभी भी फरार हैं। शराब सिंडिकेट हो, भूमि माफिया हो या दबंगई हो, कानून के आगे लगातार जो कार्रवाई चल रही है, सब त्रस्त नजर आ रहे हैं। माफियाओं को शिकंजे में रखने का जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या इससे जो सिंडिकेट है, चाहे वो शराब सिंडिकेट है, चाहे वो भू माफियाओं का सिंडिकेट है, या और भी ऐसे जो सिंडिकेट हैं जो एक तरह से बड़े बड़े अपराध करते हैं ग्रुप बनाकर, क्या उस पर कार्रवाई हो पाएगी, शिकंजा कस पाएगा, क्या वो खत्म हो पाएंगे, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई आजकल चल रही है, उससे कहते हैं कि भाग दौड़ जरूर ज्यादा हो रही है और एक तरीके से भगदड़ सी मची हुई है। इसी विषय पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ योगेश सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ नवीन दुबे जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नवीन जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे सवाल रहते हैं और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपके पास अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका जवाब उसके बाद बीजेपी के जो हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं अमित, उनसे भी लेंगे। लेकिन आप बताइए नवीन जी, जिस तरीके से अब की बार सिंडिकेट्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसे लेकर भी विपक्ष के सवाल हैं। जो लोग भगदड़ में हैं उन्हें लेकर भी सवाल हैं। बुलडोजर चलता है, माफियाओं पर परेशानी आपको होती है, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो आखिर आपको दिक्कत कहां है? और जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उससे लेकर तो नवीन जी आप लोगों को खुश होना चाहिए कि चलिए कानून व्यवस्था अगर बेहतर रहेगी तो यूपी का विकास होगा। संजय जी, जी बहुत अच्छी डिबेट है आज की। मैं एक बात से शुरू करता हूं। सबसे पहले जी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को ले लें या आप केंद्र की मोदी जी की सरकार को ले लें, जी तो जब ये कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड जो माफिया है, सिंडिकेट है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि बुक्कल नवाब की जो बिल्डिंग अवैध रूप से सील पड़ी है लखनऊ के अंदर, क्यों नहीं ढाई जा रही है? इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज वोरा की बिल्डिंग है, वो क्यों नहीं ढाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय स्वयं वो भी अतिक्रमण किया हुआ है। राज संपत्ति विभाग से कोई अनुमति नहीं है, कहीं से नक्शे पास नहीं है, दूसरी मंजिल कहां से बना ली? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यालय बने हैं, किन जमीनों पर बने हैं, किन से नक्शे पास हुए हैं, कोई जवाब इनके पास नहीं है। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, स्वागत है, हम पूरा विपक्ष स्वागत करेगा, लेकिन निष्पक्षता के साथ ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए। मैं नाम लेकर उल्लेखित करूंगा। 2011 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के और लैंड स्कैम के। उनको 2011 में इस्तीफा देना पड़ा था। क्या कार्रवाई ईडी ने आज तक करी है? बीएस येदियुरप्पा के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? रेड्डी बंधु बेल्लारी में 16,500 करोड़ का घोटाला था, क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करी है? नारायण नवीन राणे जी नवीन जी जी आप तो इतने प्रखर प्रवक्ता हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं। 2011 का आप मैटर लेके आए हैं। जी जिन निशंक जी की आप बात कर रहे हैं, वो तो सभी चीजों से बरी हो चुके थे। और उस टाइम नहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी क्या? केंद्र में नहीं, किसकी बरी सरकार नहीं थी? हुए साहब, बरी नहीं हुए, आज भी बरी नहीं हुए हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, सरकार ने फाइल बंद कर दी है, जांच बंद हो गई है। हम्म जांच हो कहां रही है? ईडी रेड कहां कर रही है? नहीं, और एकनाथ 2014 शिंदे तक आप लोग क्या कर रहे थे फिर? ने, हम तो बराबर, देखिए ईडी और सीबीआई, जी। ईडी और सीबीआई स्वायत्त संस्थाएं रही हैं पहले, हम्म अब वो इशारों पर नाच रही हैं। ये हम्म सच्चाई है, ये स्वीकार करना अच्छा, एक पड़ेगा। बात और बताइए मैं उत्तर नवीन जी, जी ये इतना माल पकड़ा जा रहा है, आज तो जी, AK-47 से पकड़ी गई हैं, निश्चित तौर पर। तो ये कौन पकड़ रहा है? नहीं, ईडी ने पकड़ा, स्थानीय पुलिस को भी काम करना चाहिए था, इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए था। हाँ। असफलता है। आप एक चीज देखिए, ये तो एक झारखंड का मामला है, उत्तर प्रदेश में भी AK-47 पकड़ी गई है। तो मैं यही तो नहीं, पूछना मैं तो एक चाहता हूं कि मामला खाली इसलिए बताया कि ऐसा भी हो रहा है। जिस ईडी सीबीआई पर आरोप लगते हैं, वो ईडी सीबीआई ही बहुत सारी चीजें, करोड़ों करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है।
अब उस पर भी कार्रवाई ना हो तो फिर कब होगी कार्रवाई? अगर वो मैं भी तो राजनीतिक रंग दे देंगे तो क्या होगा? लेकिन फिलहाल तो जो सिंडिकेट की बात हो रही है, शराब माफियाओं पर जो कार्रवाई की बात हो रही है, उसे लेकर आपसे बात कर रहे हैं। जी नवीन जी। नहीं, शराब माफिया को संरक्षण भाजपा ने दिया हुआ है। आप एक चीज देखिए कि सिंडिकेट को बड़े सिंडिकेट में कन्वर्ट करके आप नोएडा, झांसी जो महानगर कमिश्नरीज हैं, उनके अंदर एक सिंगल सिंडिकेट को इन्होंने सारे ठेके आवंटित किए हुए हैं। कहाँ लॉटरी सिस्टम चलाया है इन्होंने? वही तो चीज। और उसके बाद रिन्यूअल प्रणाली चल रही है। जो मंत्री जी चाहेंगे, जो इनके यहाँ चढ़ावा चढ़ा देता है, इनका अपना समर्थक होता है, उसको शराब के ठेके दिए जाते हैं, रिन्यू कर दिए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी है कहाँ? खनन में आप देख लीजिए, कहाँ ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात कहूंगा संजय जी, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की जरूरत का सामान जब तक उत्तर प्रदेश में बनना शुरू नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश में विकास की बातें केवल भाषणों तक सीमित रह जाएंगी। सरकार चाहे योगी जी चला लें या मोदी जी चला लें या कोई और पार्टी आके चला ले, जमीनी धरातल पर इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन नवीन भाई, नवीन जी, आप जी। एक चीज बताइए, अगर किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो क्या वहां पर इन्वेस्टर आएंगे? ये भी तो एक बात है ना। बड़ी बात है, बहुत अच्छी सवाल उठाया आपने। लेकिन संजय जी, सवाल इस बात का है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है कहां पर? कहां दुरुस्त है? कोई एक ऐसा जिला पूरी बता सरकार दीजिए कानून जो व्यवस्था अपराध पर आ गई, आप केवल लोगों को सरकार। नकार दिया लोगों ने इस बात पर। जी नहीं, सरकार केवल गाल बजा रही है। और मैं आपको बता दूं, हम जो चुनाव में सरकार बनाने से चूके हैं, अगर आप टोटल हार जीत का अंतर पूरे प्रदेश का देखेंगे तो महज 1 लाख वोट टोटल है सारी विधानसभाओं में, जिसके अंतर से हम पीछे रह गए हैं। वो वोट इन्होंने, जो विकलांगों का वोट था और जो सीनियर सिटीजन का वोट था, जो अधिकारियों ने घर घर जाके कलेक्ट किया, एक एक विधानसभा में 5-5 हजार वोट था, उस वोट की धांधली से ये सरकार में आए हैं। वास्तविकता के धरातल पर जनता ने इनको नकार दिया है। और आप लोगों ने धांधली होने दी, क्या बात? नहीं, हम लोग धांधली, भाई आप, सारी संस्थाएं आपकी हैं, प्रदेश का चुनाव था, आप लोगों ने सरकारी मशीनरी का इन्होंने दुरुपयोग किया, इसको नकार नवीन जी, नहीं आजकल सकते। मोबाइल सबके हाथ में है, साथ के साथ सोशल मीडिया पर कर देता है वायरल। आप बिल्कुल संजय जी। और मैं आपको एक चीज उल्लेखित कर दूं, जो उपचुनाव आजमगढ़ का हुआ था, रामपुर का हुआ था, वहां देख लीजिए, जिन बूथों पर 6-6 हजार वोटों की संख्या थी, वहां 8-8 वोट डले हैं कुल। लोगों को वोट स्थल तक जाने नहीं दिया, मतदान स्थल तक। ये स्थितियां रही। आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, आपके नेता युवा नेता है, अगर ऐसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़ी चीजें सामने हो रही है, जनता के बीच में निकलना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं, निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं हमारे। क्या बात कर दी, इतना टाइम तो हो गया है। बिल्कुल जा रहे हैं और जनता की। अच्छा एक चीज बताइए नवीन भाई, आखिर जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो आप लोग इतना हो हल्ला क्यों करते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक नहीं है, वो वास्तव में माफियाओं पर कार्रवाई है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? संजय जी, मेरी एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा जी। कानपुर में पान मसाला व्यवसायी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, गलती से वहां पर छापा पड़ गया था। 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई? कहाँ बुलडोजर चला? माननीय योगी आदित्यनाथ जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता दो। और दूसरी चीज, जिस नोएडा प्राधिकरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी कि आप मुंह से लेके चरण तक आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नोएडा प्राधिकरण के किस भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल भेजा, किस भ्रष्टाचारी की संपत्ति सील की गई, तमाम आकंठ भ्रष्टाचार नोएडा प्राधिकरण में व्याप्त है। कार्रवाई सरकार कर कहां पा रही है? केवल सरकार क्या कर रही है, जातिगत जनगणना डालो, ओबीसी पे 2 रेट डाल लो। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी में अब कोई नेता बचा नहीं है, और जो है आज की तारीख में वो भी डामाडोल है। अच्छा, इन सब चीजों को देखते हुए नवीन भाई, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ये भी मुद्दे हैं, ठीक है, वो मुद्दे हैं, आपको उठाने चाहिए, विपक्ष में है, मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? लेकिन क्या इनकी आड़ में जो वास्तव में सिंडिकेट्स हैं, जो गिरोहबंद कर कर बड़े बड़े अपराध करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो गिरोहबंद लोग, जो सिंडिकेट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो पाक साफ बेदाग और बिल्कुल सफेद हो गए हैं। और जो आज की तारीख में विपक्ष के साथ हैं या अपना इंडिपेंडेंट कोई कारोबार कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अब सिंडिकेट है, वो माफिया भी हैं और वो दागी भी हैं। यही विजय मिश्रा विधायक अगर आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो सारे केसेस से बरी हो जाएंगे। आज उनका पूरा परिवार प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं एक चीज और उल्लेखित करूंगा, विकास दुबे को अगर जल्दबाजी में पुलिस ने हिरासत में हत्या नहीं की होती तो बहुत बड़े खुलासे भारतीय जनता पार्टी के होते, इनके सारे काले कारनामे सामने आ जाते। लेकिन सबूत को नष्ट करना इनका चरित्र रहा है। लेकिन एक चीज तो है नवीन भाई, एक चीज है, इतना टाइम मैंने आपको दिया बोलने के लिए, सारी चीजें कही, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसे माफियाओं के ऊपर वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी ऐसे माफियाओं का समर्थन नहीं करता, विरोध करता है, ये आपने एक बार नहीं बोला। चलिए अमित त्रिपाठी के पास अब क्योंकि समय की एकदम बाध्यता है और आपको मैंने पूरा मौका दिया, एक बार अमित से भी ले लेते हैं।
अमित, बहुत सारी चीजें देखिए, नवीन जी ने बोला कि आप जो कार्रवाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं, और जो लोग आपके यहाँ आ जाते हैं आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिंडिकेट्स जो हैं, आज जो शराब माफिया हैं, उन पर जो कार्रवाई चल रही है, क्या वो वास्तव में आगे और ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां होंगी और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा? जी अमित भाई बोलिए जी, और उनके जवाब भी दीजिएगा, बहुत सारे सवाल भी हैं जी। देखिए, नहीं बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं मुझे भी समय दिया जाए। जहां तक की बात है कि सिंडिकेट पे कार्रवाई हो गई है, बिल्कुल जिसने जी जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार लिप्त था, ये देश की जनता भी जानती है, और लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो गई, और हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी तब से ये कहते आ गए थे कि देश में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से जमा हुआ है और उसको खत्म करने की जरूरत है। और 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली तो उन्होंने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, और जीरो टॉलरेंस की नीति में आप देखें लगातार 2014 के बाद से चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, चिदंबरम हो, डी राजा हो, और जिस तरीके से आज बंगाल में जिस तरीके से पार्थ चटर्जी हो, लगातार कार्रवाई हो गई है। और क्या मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों का जो गाढ़ी कमाई है, क्या वो देश के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि किस तरीके के लोग उसको हड़पे हुए बैठे थे, किस तरीके से जो पीली नोटें, जो नीली नोटें, हरी नोटें जो निकल रही हैं वो देश की जनता के सामने है। और आज जब कार्रवाई हो गई है तो समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को दर्द है, और आज ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने भी समय समय पर लूटने का काम किया है। इन्होंने जो आज विकास कार्य गिना रहे हैं, रिवर फ्रंट घोटाला सबसे बड़ा घोटाला इनके यहाँ, जिस तरीके से इन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे में घोटाला करने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने तरह तरह के घोटाले, बुंदेलखंड एक्सप्रेस को बताते पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो इन्होंने बनाया नहीं, सिर्फ उसका एक जो एस्टिमेट आया था उसी में जो 15,900 करोड़ का एस्टिमेट इन्होंने बताया था, उसको हमारी सरकार ने 11,200 करोड़ में करने का काम किया था। नवीन जी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई कर रहे हो आप, योगी जी की जो सरकार ने सिंडिकेट, किया। नवीन जी कह रहे हैं अमित भाई की जो कार्रवाई हो रही है, जो सिंडिकेट्स पे कार्रवाई हो रही है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, वो वास्तव में राजनीति से प्रेरित है। वो तो माफिया है ही नहीं कोई भी, वो तो राजनीतिक लोग हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके चैनल पर बैठ, जो आपके सामने बात हो वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। अभी एक नोएडा में एक कार्रवाई हुई है जिसपे फोटो दिखाई गई, त्यागी समाज से आते हैं, उनको कहा गया कि ये भाजपा के हैं, और इन्होंने इस तरीके से किया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, भाजपा इनको छुपा रही है। पहली बार सामने आते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई की उसके बाद इन सबकी बोलती बंद हो गई। ये बताएं ना, इन्होंने अपने मौजूदा किसी भी नेता के यहाँ कार्रवाई करने का काम किया? हमारे ही नेता हैं, हमारे यहाँ विधायक थे कुलदीप सिंह सहगल जिनके ऊपर आरोप लगा, हमारी सरकार ने उनको जेल भेजने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव, वो गायत्री प्रजापति जो खनन का माफिया जिसके ऊपर आरोप लगे और जिसने रेप का आरोपी था, स्वयं मुख्यमंत्री उसका प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव जी, ये किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से यादव सिंह, कौन नहीं जानता उनको, किस तरीके से उनको बचाने का काम उस समय के उप मुख्यमंत्री जो कहे जाते थे आपके शिवपाल यादव जी, किस तरीके से वो बचाने का काम कर रहे थे, अखिलेश यादव जी बचाने का काम कर रहे थे। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिसने भी घोटाला किया, जिसने भी हमारे जनता का गाड़ी कमाई का नुकसान किया, जिसने भी उसको लूटने का काम किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल में पीछे भेजने का काम करेगी। और जिस तरीके से आप भी जानते हैं दिल्ली में कार्रवाई हो गई है, और किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक माहौल बना हुआ, जो अपने को कट्टर ईमानदार बताते थे, जो कहते थे सुनिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था, मुझे सुनिए। मैंने जिस तरीके से जो कट्टर ईमानदार अपने को बताते थे, जो अपने बच्चों की कसम खाते थे, उनकी बातों पे आप क्या विश्वास करेंगे? जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार उजागर हो गया, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस एक्साइज ड्यूटी जो 2019-20 में दिल्ली सरकार को एक्साइज ड्यूटी 3500 करोड़ का फायदा हुआ था, और जो फायदा वैसे जो अनुमान होता था वो 3,000 करोड़ 6500 करोड़ का फायदा होता था। जब इनकी जो अभिकारी नीति आई उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो
जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 158 करोड़ रुपए ही आई, जो कि 4200 करोड़ आती थी। ये जो बीच का पैसा था वो कहां गया, और इनकी नीति ऐसी क्या थी जो इतना बड़ा नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। आज जब इन सब चीजों के खुलासे हो गए हैं, आज इन्होंने दो नहीं, देखिए मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं, देखिए जब यूपी में बात हो गई है तो यूपी में अभी इन्होंने दो हमारे नेताओं की बात की। आज बुक्कल नवाब जी का नाम लिया, डॉक्टर नीरज बोरा जी का नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बुक्कल नवाब की जो बिल्डिंग सील हुई वो हमारी सरकार में हुई, इनकी सरकार में जब थे तो वो बिल्डिंग खड़ी कैसे हुई? उस समय इन्होंने कार्रवाई नहीं की, उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमने सील कर दी तो अब हमसे पूछते हैं गिरेगी कब? देखिए न्यायालय में प्रक्रिया के तहत उस पर काम चल रहा है, जिस दिन आदेश होगा अगर वो गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप लोग केवल झूठी भ्रमित करने का काम करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचारी परिवारवाद वाले लोग हैं। आज इनकी कलाई खुल गई, आज इनकी जो काली कमाई थी जब उजागर हो गई है तो ऐसे लोगों को पेट में दर्द होना लाजमी है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश है वो जारी रहेगा। इसमें चाहे कोई भी तरीके का नेता हो, हमारा भी नेता होगा तो हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन पूरे चुनाव हो गया, 2017 2014 हो गया, किसी ने भी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। आप मुझे दिखा दीजिए कि विपक्ष भी हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वच्छ छवि और ईमानदार कर्मठ नेता हैं। इसलिए आप भी जानते हैं ऐसे लोगों के दर्द होना लाजमी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक विकास अमित भाई मैं जरा आपको भी पूरा समय दिया, आप जरा योगेश सोनी जी से सारी चीजों का एक वो ले लेते हैं, पूरा का पूरा समीक्षा करा लेते हैं कि भाई वास्तव में जो चल रहा है। सोनी साहब, अगर आप देखें लगातार एक बात तो यहाँ ये है कि जब भी भ्रष्टाचार पर या इस तरीके के सिंडिकेट्स पर या माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष दबा दबा सा रहता है, खुलकर बोलने से हिचकता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं समर्थन कर दिया तो जो वोट बैंक है वो ना खिसक जाए। एक बात, दूसरी बात यह है योगेश जी, जिस तरीके से इस बार कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि इसके कितने बड़े रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो, चाहे वो ईडी करे, सीबीआई करे, कुछ भी करे, तो वहां पर जाति और धर्म को क्यों जोड़ दिया जाता है? योगेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि अगर वो खुल के बोलते हैं तो वोट बैंक की चिंता, निश्चित तौर पे देखिए आज जो वोट बैंक है वो एक स्थिर सा हो गया है। और जो मुझे लगता है आज की डेट में सबसे पहले तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम किस तर्क पर चल रहे हैं, क्योंकि जो वोटर्स भाजपा या अन्य दलों में बिल्कुल कैटेगरी में बढ़ गया। भाजपा का जो वोटर्स है वो भाजपा का ही वोटर्स है, बाकी दलों के वोटर्स आपस में बदलते रहते हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ये फिलहाल 2014 के बाद से हमने इस बात को देखा है, इसकी समीक्षा करी, इसका आकलन करा। फिर आपने जैसे कि दूसरी बात कही कि जैसे कि इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, शराब माफियाओं पे या तमाम लोगों पे। तो देखिए, मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान लगभग 18 वर्षों में लगभग पौने 2 दशक मुझे हो गए हैं, तो हमने सपा का कार्यकाल भी देखा है, बसपा का कार्यकाल भी देखा है और भाजपा का कार्यकाल और भाजपा का दूसरा टर्म भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें किसी की बुराई या किसी की ईर्ष्या या किसी करने की बजाय हम जो एक्चुअल बात है वो बताते हैं। देखिए, पहले जो था वो कहीं ना कहीं जातिवाद पे आधारित सरकारें बहुत चला करती थी और इस तरीके का होता था कि हमने अपने खुद देखा है कि प्रशासन के साथ, किसी भी विभाग के प्रशासन के साथ बदतमीजी होती थी नेताओं के साथ। लेकिन अगर आज आप देखेंगे, छोटा सा उदाहरण जैसे नोएडा में त्यागी वाला मामला है, उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री की अपनी कार्यशैली है योगी आदित्यनाथ की, वो बेहद शानदार है, क्योंकि वो किसी भी बात को इस तरीके से नहीं लेते कि ये मेरा पार्टी का नेता है, ये मेरी पार्टी का जुड़ा आदमी है, ये मेरी पार्टी का कुछ भी है। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं आदमी को एक प्रेरित करती है, उसके प्रति विश्वास दिलाती है सरकार के कि हाँ जो होगा वो बेहतर होगा। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो हम बात करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, ये बोलने में तो बहुत आसान है। देखिए, हमने तमाम ऐसे कालखंड देखे जब खुलेआम शराब माफियाओं के या बदमाशों के जो हफ्ता लोग मांगते थे उनके हमने, और दिल्ली से सटी सीमा तक पे हमने देखा है कि एक फैक्ट्री संचालक से
किस तरीके से माफिया प्रोटेक्शन मनी के रूप में हफ्ता महीना लिया करते थे। हम पे ऐसी शिकायतें आती थी, हम उस पर खबर करते थे। एक बार मेरे साथ खुद जान से मारने का मेरे ऊपर प्रयास किया गया, हमला किया गया, बावजूद इसके प्रशासन को बताया। तो ये होता था कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होती थी। लेकिन आज हम ऐसी स्थिति नहीं देखते। अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश शासन के, अगर हम कानून और व्यवस्था की बात करें, देखिए निचले स्तर पे क्या होता है, सारी चीजें वो सब भी चलती है, लेकिन आज जो चोटी के संचालनकर्ता नेता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, उनकी कार्यशैली में, उनके कालखंड में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जहां पक्षपात रहता हो। और बात रहती है ये जो हम ये लोग कहते हैं ना कि ये बदमाशों का जो वर्चस्व था और जो इन सब चीजों को लेके था, तो आज ये देखिए कि पिछले कितने समय में बदमाशों ने अपने आप ही सरेंडर कराया और वो लुप्त हो गए हैं। जहां उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती थी और जहां अंधेरा होने के बाद जंगल राज, माफिया राज, रेप या तमाम चीजें होती थी और वहां एफआईआर तक उन बाहुबलियों के उनके ऊपर नहीं होती थी, उनके गुर्गो चेलों पे नहीं होती थी। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। वो हमने देखा कि आज एक मैसेज अगर योगी आदित्यनाथ की टेबल पे पहुंच जाए तो एकदम कार्यवाही बेहतर तरीके से होती है। और हम इन चीजों को देखा, आपने कहा ना विपक्ष का काम, देखिए विपक्ष का काम है चीजों को, मुद्दों को बताना, ईर्ष्या करना। तो वो विपक्ष किस काम का जो मुद्दों को न उठाए। विपक्ष भी अपना काम बेहतर कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को दूसरे नंबर पर रखा, पसंद करा। देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक होता है कि एक्शन ऑफ प्लान के तहत किस चीज को चुना जाता है या किस बात को समझा जाता है। अगर प्रथम स्थान अगर योगी आदित्यनाथ को मिला तो वो कसौटी पे खड़े भी उतरे हैं और उन्होंने वो सब चीजें करी हैं। बाकी होती है हिंदुस्तान जैसे देश में एक देश को चलाना और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे इतने बड़े राज्यों को चलाना, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कई देशों को एक साथ संचालित कर दिया। इतने अधिक जनसंख्या देश, इतने अधिक जनसंख्या वाले देश को, इतने अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को संचालित करने योगेश का भाई, मतलब ये एक जो है। जातिगत राजनीति की हमने बात की है कि जिस तरीके से माफियाओं या कोई भी अपराधी है, जब उस पर कोई कार्रवाई होती है कहीं पे भी, तो या तो वो धर्म से जोड़ दी जाती है या वो जाति की जो बात है तब वहां वो आ जाती है। आखिर कार्रवाई जब होती है तो वो पूरी जाति पर तो होती नहीं या पूरे धर्म पर तो होती नहीं, वो एक व्यक्ति विशेष पर होती है। तब उसे अपनी जाति भी याद आती है, धर्म भी याद आता है, तब बहुत सारी चीजें होती हैं और उसका जब सहयोग करें, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। संजय भाई देखिए, हमारा भेड़ चाल से पुराना रिश्ता है और हम लोग क्या करते हैं बिना सोचे समझे। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। एक मैं मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ और वो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आपके मन में एक मंशा आती है इस मैसेज को मैं अधिक से अधिक लोगों का दूं, लेकिन आप उस मैसेज की जांच नहीं करोगे, उस मैसेज के तथ्य पे नहीं जाओगे। किसी ने इसी तरीके का कोई भी मैसेज बनाया और वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। तो हम जब एक मैसेज को पढ़ते वक्त उसकी जांच नहीं करते तो कोई मुद्दा होता है, हम उसकी जांच कैसे करें। तो क्या होता है कि एक बात को भावनात्मक चोट मारी जाती है, यार हमारे बरादरी के लोग पे ऐसी बात आ गई, हमारे धर्म के लोगों पे ऐसी बात आ गई। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में हम इस चीज को खत्म करने में आज भी असफल है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आज भी चुनाव लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जाति धर्म के जो चुनाव वो बहुत मैटर करते हैं, हम हमेशा देखते आए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो हमने कई साल लगातार कवर करे। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आदमी को, मतलब ये जो तरक्की है और जो संचालन प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है। तो योगेश भाई, जो उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट्स पर कार्रवाई चल रही है उससे आप कितने संतुष्ट लगते हैं? क्या वास्तव में इस बार रिजल्ट कुछ नए आएंगे? देखिए निश्चित तौर पे जो मुद्दा सामने आता है और जो मुद्दा टेबल पे मुख्यमंत्री के टेबल पे पहुंचता है उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है। और देखिए एक बात अहम है, जो आदमी साधारण तौर पे अपने जीवन को जीता, जिसको कोई स्वार्थ नहीं होता, वो कार्रवाई करने से भी नहीं हटेगा। और देखिए हम इस बात को भली बात ही जानते हैं, 2 दशकों से इन चीजों को देख रहे हैं। जो चीजें हैं, ये जो इनके जो लिंक्स होते हैं, जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ऐसे माफियाओं के, ये बड़े ऊपर लेवल तक होते हैं, इनका पैसा बहुत ऊपर तक जाता है। अगर ये कार्रवाई हो रही है तो ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर जाता हुआ हमें दिख रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसी पूरे देश में कार्रवाई होती रहे, क्योंकि अवैध शराब से जो मौतों का सिलसिला, जो दौर है, वो आंकड़े बहुत आश्चर्यचकित करते हैं हमें। क्योंकि इन चीजों पे कभी कोई कार्रवाई होती भी है तो उतना मजा नहीं आता जिस तरीके से हम कल्पना करते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं। योगेश भाई समय खत्म हो गया और एक, क्योंकि लगातार उंगली उठा रहे हैं नवीन जी 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, क्या नवीन भाई, एक सवाल आप ही से ले रहा हूं, क्या अपराधियों का, माफियाओं का जाति और धर्म बीच में लेके आना सही है?
चाहे वो अपराधी कोई भी हो, चाहे वो नवीन दुबे हो, योगेश सोनी हो, संजय गिरी गोस्वामी हो या अमित त्रिपाठी हो। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, चीज क्लियर हो जाएगी। वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक माफिया डॉन की पत्नी निर्दलीय एमएलसी चुनाव जीत जाती है। आप ये बताइए, वो डॉन की पत्नी है तो उसका गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं आप है। बताइए ना, अगर वो डॉन की पत्नी है, डॉन तो आप कह रहे हैं, कोर्ट ने स्थापित किया क्या? कोर्ट ने बोला ये कि वो डॉन है और उनकी पत्नी भी डॉन है और वो जीत नहीं सकती, लड़ नहीं सकती। नहीं, खूब लड़े साहब। सपोर्ट किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये जातिगत व्यवस्था का एक काम करते थे अपनी सरकार में। एक चीज और कहना चाह रहा था, उनको दर्द होगा। आज वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपराधियों की बात कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री तो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को अपने यहाँ 5 कालिदास मार्ग पे बुलाकर सम्मानित करने का काम करते थे। ये किस मुंह से बात करेंगे अपराधियों की? नवीन जी, आज जब अमित भाई, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोगों को दर्द होना लाजमी है। नवीन जी इतना तो बोलिए, क्या वास्तव में जाति और धर्म का बीच में आना सही है? बस इतनी सी बात नहीं है, लेकिन ओबीसी की जिस तरीके से गणना, लेकिन जरूर आएगा। ओबीसी की जिस तरीके से सरकारी नौकरी में गणना कराने का काम सरकार कर रही है। चलिए, बात इतनी सी है कि वास्तव में जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर भगदड़ तो है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने अपनी दूसरी पारी में भी सिंडिकेट पर बिना रुके नकेल डाली है। योगी सरकार कुछ ठिकानों को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि राज्य के सिस्टम में होने वाले हर अपराध तंत्र को खत्म करने पर लग रही है। और इस बार ऐसा लगता है कि कुछ नया होगा और जो कानून व्यवस्था की यूपी में बात होती है वो वास्तव में दिख रही है। कहीं ना कहीं माफिया भगदड़ में डरा हुआ है। आज सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।